हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थंबनेल से आप समझ ही गए हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आईपीक्यूए डिपार्टमेंट के बारे में, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या होता है और इसमें हमको जॉब कैसे मिल सकती है, इसमें आपको सैलरी स्केल क्या होगी, किस तरीके का इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईपीक्यूए डिपार्टमेंट, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, नाम से पता चल रहा है कि ये डिपार्टमेंट जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आता है। मतलब ये क्वालिटी एश्योरेंस का ही एक डिपार्टमेंट है, बट ये डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। इसकी वर्किंग को तो हम समझेंगे ही समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है एज ए फ्रेशर, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन तो ये होगी, आपको बी फार्मा ग्रेजुएट होना चाहिए। ये एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है। जी हाँ, अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, मतलब आप बी फार्मेसी हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस है कि आपको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। डिप्लोमा जो है, क्योंकि मैंने बोला है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और डिप्लोमा कैंडिडेट भी सोच रहे होंगे कि सर हमने डिप्लोमा फार्मेसी किया है, हम भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, क्या हमको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि डिप्लोमा वालों को इस डिपार्टमेंट में, खासकर क्यूए में, काफ़ी कम कंसिडर किया जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप क्यूए डिपार्टमेंट, जी हाँ, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के क्यूए डिपार्टमेंट में के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, क्यूए के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप डिप्लोमा है तो प्लीज़ बी फार्मा कर लीजिए। मतलब डिप्लोमा के बाद आपको बी फार्मा कंटिन्यू करना और उसके बाद फिर इंडस्ट्री में आना है आपको, ठीक होगी बात। साथ ही साथ जो दूसरे स्ट्रीम होती है, मतलब बीएससी डिग्री, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, कोई भी साइंस ग्रेजुएट भी इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, बट ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के अंदर काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्किंग होता है, इसके ऊपर हम वर्किंग के ऊपर समझेंगे। बट एज ए फ्रेशर आपको ये डिपार्टमेंट मिल सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि फ्रेशर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है, खासकर क्यूए के अंदर। बट ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ क्यूए के अंदर आने वाला एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर फ्रेशर्स को भी कंसिडर किया जाता है। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर चलिए हमने बी फार्मेसी कर लिया, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर ली, उसके बाद अगर हम मास्टर्स करें और खासकर हमको इस डिपार्टमेंट की अगर प्रिपेयर होना हो तो हमको किस में मास्टर्स करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्यूए के अंदर अपना करियर बनाना है आफ्टर बी फार्मेसी, अगर आपको एम फार्मा करना है, तो आप क्वालिटी एश्योरेंस से कीजिए, या तो फिर आप डीआरए से कीजिए, मतलब रेगुलेटरी अफेयर से कीजिए। ये दोनों स्ट्रीम जो है वो इस डिपार्टमेंट में काफ़ी काम आने वाली है। तो आप अगर आईपीक्यूए के अंदर काम करना चाहते हैं और बी फार्मा के बाद आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि या तो फार्मास्यूटिक्स हो सकता है, क्यूए हो सकता है, या डीआरए हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको क्यूए और डीआरए ज़्यादा आपको बोलूँगा, सूटिक्स थर्ड नंबर पर रखेंगे हम। बट अगर कोशिश करें तो अगर आप डीआरए से करते हैं या क्यूए से करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे एम फार्मा होंगे और यहाँ पर आपको आगे ग्रोथ भी होगी। मतलब ये जो नॉलेज होगा ये आपको क्यूए आईपीक्यूए में काम करते हुए काफ़ी काम आने वाला है। इसलिए आप अपना जो एम फार्मा है वो या तो क्यूए से कीजिए या डीआरए से कीजिए। नेक्स्ट, सैलरी स्केल क्या होती है। तो जैसे दिमाग में कई क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर सैलरी तो यहाँ पर ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि क्यूए का है, तो ऐसा नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर चाहे आप क्यूसी में काम करें, प्रोडक्शन में काम करें या क्यूए में काम करें, फ्रेशर्स के लिए सैलरी सेम ही रखी जाती है। मतलब मिनिमम सैलरी आपकी 10,000 रुपये होगी। आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड होगा, और जैसे ही आप परमानेंट होते हैं वैसे ही आपकी सैलरी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सैलरी ग्रोथ जो होगी वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और जब तक आपका ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड चल रहा है तब तक आपको इंडस्ट्री की तरफ से किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना आपको किसी तरह की छुट्टी मिलने वाली है और ना ही कोई इंक्रीमेंट होने वाला है। ठीक होगी बात। मतलब आपको जो मिनिमम सैलरी पर रखा गया है वही मिनिमम सैलरी आपको मिलने वाली है। ये 10 से 15,000 के बीच में हो सकती है, और ये डिपेंड करेगी आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। अगर कोई छोटी इंडस्ट्री होगी तो आपको मिनिमम 10,000 देगी ही देगी, और बड़ी इंडस्ट्री होती है, मतलब इंडिया की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे ल्यूपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इस तरीके की, तो आपकी सैलरी 13,000 या 15,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। बट ये ट्रेनिंग पीरियड और प्रोबेशन पीरियड की बता रहा हूँ एज ए फ्रेशर। जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, आप परमानेंट होते हैं, वैसे ही आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये 20 से 25,000 तक आपको पर मंथ सैलरी हो सकती है। अब चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि आईपीक्यूए डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या होता है। नाम से ही हमको पता चल रहा है, इसका नाम है आईपीक्यूए, मतलब इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट काम करता है, और ये शॉर्ट में अगर हम बोलें तो इनका काम पुलिस की तरह होता है। मतलब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पुलिस की तरह घूमते रहते हैं और ये चेक करते रहते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनके क्लियरेंस के बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती है। ये एक तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर ऐसे सुपरवाइजर बैठे हुए रहते हैं और हर प्रोसेस को कंटिन्यूसली क्रॉस चेक करते रहते हैं। अगर कोई भी गलती
ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कोई गलती हो रही है, प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, कोई ट्रेस मटेरियल अगर पाया गया है, कोई गलती वहाँ पर दिखाई दे रही है जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में गिरावट आ सकती है, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में फेल हो सकता है, तो ये तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन को रोक देते हैं। ठीक हो गई बात। मतलब इनके पास इतना पावर होता है कि सीधे सीधे प्रोडक्शन को वहाँ पर रुकवा सकते हैं और गलती को सुधरवाने के बाद ये प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनके पास इतना भी पावर होता है कि उस इंसान को उस डिपार्टमेंट से तो हटाएंगे ही हटाएंगे, हो सकता है कंपनी से बाहर निकलवा दे। मतलब ये एक तरीके से पुलिस की तरह काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग इनसे काफ़ी डरते हैं और एक तरीके से ये उनके सर के ऊपर ही बैठे हुए रहते हैं और इन्हीं की निगरानी में प्रोडक्शन का पूरा काम जो होता है वो सही तरीके से होता है और इनके ऊपर पूरी की जिम्मेदारी ये होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी तरह की गिरावट नहीं आनी चाहिए, प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली चलनी चाहिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी 100% बनी हुई रहनी चाहिए। यही इनकी जवाबदारी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी वर्किंग होती है कि जब भी प्रोडक्शन चले तो उसके अंदर किसी भी तरह का ट्रेस मटेरियल जो है वो नहीं पाया जाना चाहिए, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी प्रोडक्ट के अंदर इंटर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रोडक्शन चल रहा हो वहाँ पर सही तरीके से मेथड को फॉलो किया जाए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर किया जाए और सही मेथड को फॉलो किया जाए। और यहाँ तक कि जो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है वो भी सही तरीके से यूज़ होने चाहिए, प्योर मटेरियल का यूज़ होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाटा इंटीग्रेशन वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये इनकी जवाबदारी होती है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा इस वे में ले सकते हैं कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका बेसिक वर्क क्या होता है, मतलब क्या क्या चेक करते हैं। अगर IPQA से रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू होगा तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि एक नॉर्मल वे में आप बताइए कि IPQA का बेसिक वर्क क्या होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपको क्या क्या बताना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेक करना है कि जो एरिया है और जो इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं प्रोडक्शन के अंदर वो प्रॉपर वे में क्लीन है कि नहीं है। साथ ही साथ जो एरिया है और जो इक्विपमेंट है उनके पास ऊपर एक लॉक कार्ड लगा होता है। इस कार्ड के अंदर पूरी एंट्रीज होती है कि अगला इसकी लॉक कार्ड में इक्विपमेंट के ऊपर एक लॉक कार्ड लगा होता है, उसमें पूरा लिखा हुआ होता है कि इसकी क्लीनिंग कब की गई, नेक्स्ट क्लीनिंग कब होगी, क्लीनिंग किसने की, उसके सील साइज सिग्नेचर होते हैं। और ये एरिया के अंदर भी जब आप किसी भी एरिया के अंदर इंटर करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पे ये लॉक कार्ड लगा हुआ होता है कि क्लीनिंग से रिलेटेड उसके अंदर सारी जानकारी होती है और बंदे के साइन भी होते हैं। तो ये चेक करने का काम भी IPQA डिपार्टमेंट के पास ही होता है। साथ ही साथ प्रोडक्शन एरिया के अंदर जो भी लोग काम करते हैं वो प्रॉपर वे में गाउनिंग करके जाने चाहिए। मतलब उनको प्रॉपर वे में गाउनिंग का मतलब होता है पूरा ड्रेसअप उनको दिया जाता है। साइड में आपको मैं गाउनिंग का फोटो भी दिखा देता हूँ किस तरीके की गाउनिंग होती है। और प्रोडक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब अगर पाउडर डिपार्टमेंट होगा तो उनकी ड्रेसअप अलग होती है, पेरेंट्रल होता है उनका ड्रेसअप अलग होता है, टेबलेट डिपार्टमेंट होता है उनका ड्रेसअप अलग होता है, या लिक्विड प्रिपरेशन जहाँ पर बनती है उनका ड्रेसअप भी अलग अलग होता है। तो इनका ये काम होता है कि जो गाउनिंग जो पर्सन पहन रहे हैं प्रोडक्शन एरिया में, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर वे में गाउनिंग पहनी है कि नहीं पहनी है और ये गाउनिंग क्लीन है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कोई गंदी गाउनिंग या 1 दिन 2 दिन धुली हुई नहीं और वही गाउनिंग वो पहन रहा होता है, ऐसा नहीं। उस गंदी गाउनिंग की वजह से भी आपके प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटी इंटर हो सकती है। तो ये काम भी IPQA डिपार्टमेंट का होता है कि गाउनिंग पहनी हो और वो प्रॉपर वे में क्लीन हो। साथ ही साथ जितने भी फिल्टर्स जो हैं वो प्रोडक्शन एरिया के अंदर लगे हुए हैं वो प्रॉपर वे में क्लीन है कि नहीं है, ये काम भी IPQA डिपार्टमेंट का होता है। लेबलिंग सही तरीके से है कि नहीं है, मतलब जो भी प्रोडक्शन एरिया के अंदर जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं या जितने भी कंटेनर्स का यूज़ हो रहा है, वो जैसे आपने क्या होता है जब टेबलेट्स बनती हैं तो उन टेबलेट्स को कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। उस कंटेनर्स के अंदर लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल के अंदर प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होती है, प्रोडक्ट का नाम, उसका बैच नंबर, सबके सील्स एंड सिग्नेचर होते हैं। तो वो प्रॉपर वे में लेबल लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, सही जगह से उनको स्टोर किया है कि नहीं किया है, जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पर प्रॉपर कंडीशंस को मेंटेन किया है कि नहीं किया गया है, प्रॉपर वे में उनको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें कौन चेक करता है? IPQA डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट जब बनता होता है तो उसका साथ ही साथ उसका डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं। तो प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऑनलाइन है कि नहीं है डॉक्यूमेंट। जी हाँ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट अगर बनता जा रहा है तो उसी टाइम डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट के बनते से ही आपको डॉक्यूमेंट भी बनाते जाना है और ये सारी चेकिंग जो है वो IPQA डिपार्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं आपका प्रोडक्ट बन रहा है और अभी तक डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए हैं, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा वैसे वैसे आपको उसकी प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है, सील साइज सिग्नेचर करके रखना है। जो प्रोडक्शन एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने प्रॉपर वे में मास्किंग करी है कि नहीं करी है, ग्लोव्स पहने हैं कि नहीं मैंने, प्रॉपर वे में वो प्रिकॉशंस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वे में मास्किंग नहीं करेंगे, ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हो सकता है अगर तक कि सर पे टोपी भी लगानी होती है, अगर वो ये प्रॉपर वे में नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके हाथ से या मुंह से या उनके सर से कोई बाल टूट के जो है वो प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो जाए और प्रोडक्ट को थोड़ा सा इम्प्योर कर दे। थोड़ा नहीं बहुत कुछ इम्प्योर कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ों का ध्यान भी IPQA डिपार्टमेंट के लोग रखते हैं। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या क्लीनिंग जो एरिया में जो क्लीनिंग होती है वो प्रॉपर वे में क्लीनिंग हो, जो गाइडलाइन के हिसाब से बोला गया है उस तरीके से वहाँ पर क्लीनिंग होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ होना चाहिए और प्रॉपर वे में क्लीनिंग होनी चाहिए। डिसइंफेक्टेंट वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है, डेटॉल अवेलेबल है कि नहीं है, क्लीनिंग के लिए जो यूज़ होते हैं सारे मटेरियल वो भी प्रॉपर वे में अवेलेबल है कि नहीं है, इसको भी अश्योर करने का काम कौन करते हैं? IPQA डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको IPQA डिपार्टमेंट का एक बेसिक वर्क बताया है। बट अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन जो होता है किसी भी ड्रग का, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल, सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, सेमी सॉलिड हो, पेरेंटल हो, API हो, ये जितने भी डोजेस फॉर्म्स है इन आप जानते हैं और मैंने अपने काफ़ी वीडियोस के अंदर ये चीज़ आपको बताई भी है कि इनकी डिफरेंट प्रोसेसेस होती है, फेज होती हैं। हर फेज से गुजर कर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इनका जो काम होता है IPQA डिपार्टमेंट के लोगों का, उनका ये बेसिक काम होता है कि ये हर फेज, जितने भी फेज है उन सभी फेजेस को ये क्रॉस चेक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम टैबलेट की, तो टैबलेट की जितनी भी फेजेस होती हैं उन सभी फेजेस के सभी पॉइंट्स को ये क्रॉस चेक करते हैं और उसी के बाद मतलब इन्हीं के क्लियरेंस के बाद कोई ड्रग जो होती है वो एक फेज से दूसरी फेज में एंटर होती है। जैसे कि टैबलेट की हम बात करें तो सबसे पहली फेज जो होती है वो होती है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के बाद होता है ग्रेनुलेशन, उसके बाद होती है ड्राइंग, ब्लेंडिंग, कंप्रेशन, कोटिंग, पैकेजिंग और यहाँ तक कि यील्ड रिकॉग्नाइजेशन। जी हाँ, प्रोडक्ट की यील्ड कितनी निकल रही है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम भी IPQA डिपार्टमेंट करता है। देखिए, अगर हमें एक एक प्रोसेस पे अगर बात करूँगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट जैसे कि कंप्रेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करते हैं, पैकेजिंग में कौन कौन से पॉइंट्स को चेक करते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए मैंने केवल आपको ये बता दिया है कि हर फेज़ में वो एक एक सभी पॉइंट्स को चेक करते हैं। अगर आपको इसको डीपली समझना है कि हर फेज़ के अंदर उन किन किन पॉइंट्स को चेक करते हैं, मतलब ग्रेनुलेशन के अंदर किन किन फिनोमिना को चेक करेंगे, कंप्रेशन के अंदर किन किन पॉइंट्स को चेक करेंगे, तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके लिंक भेज देता हूँ, तो वहाँ पर मैंने बहुत ही डीपली इस सारी चीज़ों को बताया है कि IPQA डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो हर पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर किन किन पॉइंट्स को चेक करते हैं। बट यहाँ इस वीडियो को बेसिक मेरा फंडा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि IPQA में आप कैसे जॉब कर सकते हैं, आपको कैसे वहाँ पर जॉब मिल सकती है, उसके ऊपर मैं आपको समझाऊँ। ठीक हो गई बात? तो अगर आपको IPQA की वर्किंग को बहुत ही डीपली समझना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरे जो IPQA से रिलेटेड जो दूसरे वीडियोस है उनके लिंक में दे देता हूँ। वहाँ पर जाके आप इस IPQA डिपार्टमेंट के सारे वर्किंग को सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं, खासकर टैबलेट प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, IPQA का जैसे मैंने आपको काम ये तो बता दिया कि उनको हर पर्टिकुलर फेजेस, मतलब ड्रग की जो फेजेस होंगी प्रोडक्शन की, उन सभी फेजेस में उनको क्रॉस चेक करना होता है। यही नहीं, डॉक्यूमेंट्स में भी IPQA डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन होता है तो उनके साथ में ही प्रोडक्शन के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने का काम भी किसका होता है? IPQA डिपार्टमेंट का होता है। तो यहाँ पर भी कई बार डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक की जाती है। यहाँ तक एक ब्लंडर तो मैंने बहुत बड़ा वर्ड यूज़ कर लिया, कई बार कई माइन्यूट मिस्टेक भी हो जाती है जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे में क्रॉस चेक करना, उनको ये देखना कि गलती कहाँ पर है, उनको सुधार करना, और जो लोग गलती कर रहे हैं उनको बताना कि बेटा यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो। ये GMP डिफिशियंसी होती है, या मैं बोल सकता हूँ GMP डॉक्यूमेंटेशन डिफिशियंसी। इसको क्रॉस चेक करने का काम भी किसका होता है? IPQA डिपार्टमेंट का होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर GMP से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट डिफिशियंसी होती है वो किस तरह की होती है, और ये अलग अलग एरिया के अंदर होती है। ये सैम्पलिंग के अंदर भी हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो सकती है, पैकेजिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हो सकती है। तो आपको ये समझना है कि डिफिशियंसी क्या होती है। तो मेरा इसके ऊपर भी सेपरेट एक पर्टिकुलर सीरीज आ चुकी है जहाँ पर मैंने कॉमन GMP डिफिशियंसी बताई है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो उसके ऊपर तो एक पूरी सीरीज है मैंने इसमें, क्योंकि ये बहुत लंबे पार्ट है, सैम्पलिंग के अलग हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलग हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अलग हैं, पैकेजिंग से रिलेटेड अलग हैं। उसके ऊपर मैंने सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है। तो सीरीज़ को देख के आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरीके की डिफिशियंसी आती है और कॉमन GMP डिफिशियंसी क्या होती है प्रोडक्शन एरिया के अंदर, और इसको पकड़ने का काम किसका होता है? IPQA डिपार्टमेंट का होता है। तो इसको भी आपको सिस्टमेटिक वे में समझना होगा। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके आप उन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कॉमन GMP डिफिशियंसी के बारे में पता चलेगा, जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होती है। और ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप IPQA डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ इन वीडियोस को देखने से आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि IPQA से रिलेटेड जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें भी
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका नॉलेज है तो आप IPQA के इंटरव्यूज़ के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके जवाब आप सही तरीके से दे सकते। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर चलिए हमको IPQA डिपार्टमेंट में काम करना है, इसकी सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, इंटरव्यू कैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि IPQA डिपार्टमेंट QA का एक डिपार्टमेंट है और ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और यहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं क्योंकि QA वाले सबसे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं प्रोफार्मा के अंदर। तो देखिए वैकेंसीज काफ़ी कम निकलती है, बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं और कई बार फ्रेशर्स को रिक्रूट भी किया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप एज ए फ्रेशर यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका रेगुलेटरी अफेयर से रिलेटेड नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपको GMP डिफिशियंसीज गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोडक्शन से रिलेटेड भी आपको प्रॉपर वे में नॉलेज होना चाहिए। हर तरह का प्रोडक्शन, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरीके के इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है, गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से प्रॉपर वे में आपको नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी कम वैकेंसीज निकलती है, बट सीधा साधा इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। आप चाहे तो इंडस्ट्री में डायरेक्ट जाके इंटरव्यू दे सकते हैं या कई फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो समय समय पर इंडिया के बड़े बड़े शहरों में इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कराती है। उसकी जानकारी आपको ऑनलाइन ईजिली प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगी। इंटरनेट पर काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको इंटरव्यू से जुड़ी हुई जानकारियाँ दे देगी। तो उन जानकारी से आपको उस पर्टिकुलर एरिया में पहुँच जाना है और वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में कंप्लीट होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन सही होनी चाहिए और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको इंटरव्यू में लेके जाना है। तो इंटरव्यू जो होंगे वो या तो इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर होते हैं, मेट्रो सिटीज़ है, जैसे हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गई, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, इंदौर हो गया। यहाँ पर ये इंटरव्यूज़ को कंडक्ट किया जाता है या इंडस्ट्री के अंदर ये इंटरव्यूज़ रखे जाते हैं। तो वहाँ पर जाके आपको सीधे डायरेक्ट इंटरव्यूज़ को फेस करना है और सिलेक्ट होना है। रही बात इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो मैंने अभी बताई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और किस तरीके का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिन क्वेश्चंस, जिन वीडियोज़ के लिंक आपको दे रहा हूँ, अगर आप इन वीडियोज़ को सिस्टमेटिक वे में देख लेते हैं तो आपसे इन्हीं वीडियोज़ से में जो मैंने आपको जानकारी दी है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन ही आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सर एक बार स्पेशल वीडियो बना दीजिए IPQA से रिलेटेड कि IPQA में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स क्या होते हैं, अगर आप इसकी डिमांड रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आगे आने वाले समय में मैं IPQA से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि IPQA डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको क्या देना है। फिर भी मेरे काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं जिसमें आप इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको अगर IPQA डिपार्टमेंट अपना में बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर आपको इसमें काम करने का मौका मिल रहा है एज ए फ्रेशर, भले वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई छोटा इंडस्ट्री भी हो, और अगर आपको IPQA इनिशियल वे में ही अगर ऑफर किया जाता है तो मैं आपको राय दूंगा कि ज़रूर आप इस ऑफर को ठुकराना मत, इसको कर लीजिए क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी काम को समझने में, बट जब आप एक चीज़ इसको समझ लेंगे तो ये काम काफ़ी स्मूथली होगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा। हाँ, यहाँ पे एक इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूँ IPQA से रिलेटेड, IPQA डिपार्टमेंट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें नाइट शिफ्ट में भी काम करना होता है। जी हाँ, इसमें आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ सकता है। QA डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट के अंदर काम करने का मौका तो मिलेगा, बट ये काम QA का है, आपको केवल सुपरविजन करना है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर कोई बात रह गई हो, कोई जानकारी रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिएगा। कोई नया टॉपिक आपको सूझ रहा है कि मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर सजेस्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।